अरे बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं तो और क्या करूं बेटा। ये लगातार तीसरा साल है जब बारिश नहीं हुई और बिना बारिश के खेत रेगिस्तान हो गए हैं। मुझे माफ़ कर दो बेटा। बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने तुझको बचपन से लेकर आज तक कुछ भी नहीं दिया है। मैं सब कुछ जानता हूँ कि तूने अपना जीवन इस गरीबी में कैसे बिताया है। कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशें तूने अपने अंदर ही मार ली होंगी, पर यह बूढ़ा और लाचार बाप कुछ भी नहीं कर पाया तेरे लिए। बाबा, बस अब चुप हो जाओ। मुझे गर्व है कि आप मेरे पिता हैं। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पालने पोसने के लिए कितनी मेहनत की है। माँ के गुजर जाने के बाद आपने खेती भी की और मेरा पालन पोषण भी किया। मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ और बाबा हो। सुमित की बातों को सुनकर हीरालाल ने उसे तुरंत गले लगा लिया और बेटे के बातों और संस्कारों का दृश्य देखकर गर्व से फूले नहीं समा रहा था। संस्कार, बस यही तो दे पाया था हीरालाल अपने बेटे सुमित को। हीरालाल एक छोटा सा किसान था जो दिहाड़ी के नाम पर खेतों में काम किया करता और पैसे कमाता। उसी पैसे से वह अपने बेटे सुमित का पालन पोषण करता। मगर गांव में पिछले 3 सालों से बारिश नहीं हुई थी और इसी कारण हीरालाल जैसे और किसानों की कमर टूट गई थी। फिर एक शाम, बेटा सुमित, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बाबा, करिए ना। मेरी बात मान, तू छोड़ ये खेती बाड़ी का चक्कर। इसमें कुछ नहीं रखा है। हमने अपनी हड्डियां गला दी इस खेती बाड़ी के चक्कर में, पर कोई फायदा नहीं। बाबा, मैं ये खेती छोड़कर और क्या करूँगा? तेरा बचपन मेरे साथ गरीबी में गुजरा। अब मैं नहीं चाहता कि तेरी जवानी भी इस गरीबी में गुजर जाए। तो तू ऐसा कर, तू शहर चला जा, वहाँ कोई काम धंधा ढूंढ ले। अगली सुबह हीरालाल ने अपनी पत्नी सरला के जेवर सोनार के पास जाकर गिरवी रख दी और उससे मिले पैसे अपने बेटे सुमित को दे दिए ताकि वह शहर में उन पैसों से कोई काम धंधा शुरू कर सके। अगले दिन पैसे लेकर सुमित शहर के लिए रवाना हो गया और शहर पहुंचकर सुमित को बहुत ही जोरों की भूख लगी। सुमित को अंडे बहुत पसंद थे। सुमित ने देखा कि सामने एक आदमी ठेले पर अंडे बेच रहा था। भैया, 2 उबले अंडे कितने के हुए? 14 रुपए के। अरे भैया, इतने महंगे? देखो भाई, खाना है तो खाओ वरना निकलो यहाँ से। मेरा टाइम खराब मत करो। बेचारा सुमित 2 अंडे खाकर वहीं बस अड्डे पर ही सो गया। अगले दिन वह एक बस्ती में गया जहाँ उसने सस्ते में एक कमरा किराए पर लिया था। वहीं उसकी दोस्ती सचिन से हो गई जो कि उसके बगल वाले कमरे में ही रहा करता था और पास में एक फैक्ट्री में काम किया करता था। नमस्ते भाई, क्या आप काम से लौट रहे हैं? हाँ, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। भैया, क्या मुझे वहाँ काम मिल जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। तुम कल चलना मेरे साथ। मैं मैनेजर साहब से बात करूँगा, क्या पता वह तुम्हें काम दे दे। अगले दिन सुमित सुबह सुबह सचिन के साथ उसकी फैक्ट्री पहुँच गया, लेकिन वहाँ उसका कोई भी काम नहीं बना क्योंकि फैक्ट्री में फ़िलहाल कोई भी जगह खाली नहीं थी। तो काम नहीं मिल रहा, ऊपर से बहुत तेज़ की भूख लग रही है। हाँ यार, यह तो सही कहा तुमने। भूख तो मुझे भी लग रही है। फ़िलहाल कुछ है भी नहीं बनाने को, बस 2-4 अंडे हैं और थोड़ा सा आटा। अच्छा, अरे इसमें तो दावत हो जाएगी भैया। आप रुको, मैं अभी बस आता हूँ। सुमित झट से बाहर गया और थोड़ा सा धनिया, प्याज और थोड़ा सा तेल लेकर वापस घर आया। फिर उसने बड़े ही मन से अंडे पराठे बनाए और अंडे का पहला पराठा खाते ही सचिन ने कहा, वाह भाई, क्या लाजवाब पराठे बनाए हैं तुमने। और वह पराठा खाते हुए बोला, आ गया भाई, आ गया, एक गजब का आइडिया आया है सुमित। जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन खाने का कोई भी ठेला नहीं है। अगर हम वहाँ पर अंडे पराठे का ठेला लगा लें तो कसम से बहुत सारे मजदूर वहाँ पर खाने के लिए आएंगे। सच में? लेकिन हमारे पास तो ना ठेला है और ना ही पैसे। अरे तो मैं कब काम आऊँगा भाई? हम दोनों के पार्टनरशिप में ठेला लगाएंगे। तुम बस अंडे पराठे बनाना और मैं बस पैसे का हिसाब देख लूँगा। सचिन का प्रस्ताव पर हाँ कर दी। दोनों ने पूरी जमा पूंजी लगाकर एक ठेला खरीदा और साथ में अंडा पराठे बनाने की सामग्री खरीदी। अगले ही दिन उन्होंने उस इलाके में ठेला लगा दिया जहां सचिन काम करता था। देखते ही देखते बहुत सारे मजदूर उनके ठेले पर आ गए और अंडा पराठा खाने लगे। सुमित के हाथों में वाकई ही जादू था। कुछ दिनों बाद सुमित और सचिन अच्छे पैसे कमाने लगे और उनकी मेहनत रंग लाई। दोनों ने शहर के मुख्य बस अड्डे के सामने एक दुकान खरीद ली। मुबारक हो भाई, अब तो अपनी दुकान हो गई। हाँ भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको भी मुबारक हो। इसी तरह काम बढ़ता चला गया।
और सुमित और सचिन ने अपने लिए एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया। फिर एक दिन, कहाँ जा रहे हो भाई? उसे लाने जिसने मुझे पालने पोसने में कभी आराम नहीं किया, मेरे बाबा। इतना कहकर सुमित अपने गांव के लिए निकल गया। उसने अपना वादा पूरा किया और अपने बाबा को अपने साथ शहर ले आया। भोलपुर नामक गांव में एक औरत बिमला अपने पति रामू के साथ पिज्जा बेचने का काम करती थी। उन दोनों का दुकान बहुत ही अच्छा चलता था, क्योंकि गांव में दूर दूर तक पिज्जा की कोई भी दुकान नहीं थी। अरे बिमला, हमारा पिज्जा तो बहुत अच्छा बिकता है, क्योंकि गांव में दूर दूर तक कोई इसके बारे में जानता ही नहीं है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसी कारण हमारी दुकानदारी भी अच्छी हो जाती है। क्यों ना हम इसे और अच्छा बनाएं? वैसे भी गांव में कौन जानता है अच्छा पिज्जा बनाना। अगर हम और अच्छा पिज्जा बनाएंगे तो हमारा और मुनाफा होगा। हाँ, यह तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर इससे तो लागत ज़्यादा आएगा और पैसे कम मिलेंगे। हाँ, यह तो सही बात है। रुकिए, मैं कुछ ना कुछ तरकीब लगाती हूँ, जिससे पिज्ज़ा भी अच्छा हो जाएगा और हमारी लागत भी कम होगी। अगले दिन विमला दुकान पर गई और उसने पिज्जा बनाना शुरू किया। तभी वहाँ पर कमलेश नाम का एक आदमी आया और उसने बिमला से कहा, अरे भाभी जी, आज आप दुकान पर हैं? अगर आप दुकान पर हैं तो भाई साहब कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। अरे भाई साहब, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इसी वजह से मैं दुकान पर आई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। लगता है आज बहुत पिज्जा बिकेगा। क्यों नहीं भाई साहब, आज पिज्जा बहुत बिकेगा, क्योंकि आज मैं पिज्जा बनाऊंगी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसके बाद विमला ने उसे एक पिज्जा बनाकर दिया और उस दिन उसका पिज्जा बहुत बिका, जिससे उसकी काफी अच्छी आमदनी हुई। घर पर आने पर जब रामू ने उससे कहा, अरे विमला, आज तो तुम काफी अच्छी कमाई करके लाई हो। हाँ, आज तो बहुत अच्छी दुकान चली, क्योंकि मुझे देखकर लोगों की भीड़ लग गई थी और मैंने भी पिज्जा ऐसा बनाया जिससे हमारी लागत भी कम आई और हमें रुपये भी ज्यादा बच गए। यह तो बहुत अच्छी बात है। तो आज से तुम ही दुकान चला रहा, मैं तुम्हें सामान लेकर दिया करूँगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी हमें अपने सपनों को पूरा करना है। इसके बाद बिमला ही दुकान पर जाती थी और पिज्जा बनाकर बेचती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी थी, जिसके कारण वे दोनों धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे। विमला और उसके पति अब बहुत खुश थे। एक दिन अचानक गांव में बहुत ज्यादा हलचल मच गई, क्योंकि शहर से पढ़कर विनोद लौटा था। अरे गांव में इतनी हलचल क्यों मची है और हमारी दुकान भी इतनी नहीं चल रही? जरा पूछ कर देखती हूँ। सीमा, अरे ओ सीमा, जरा मेरे पास तो आना। हाँ हाँ बिमला, अभी आई। क्या बात है? अरे आज गांव में इतनी हलचल क्यों मची है? कोई कलेक्टर आया है क्या जो इतना शोर मच गया? अरे कलेक्टर नहीं आया है, अपना जो घनश्याम था ना, उसका बेटा विनोद शहर से पढ़कर आया है। इसी वजह से सब उसे देखने गए हैं, क्योंकि पहली बार हमारे गांव में कोई शहर से पढ़कर आया है। अरे वाह, इससे तो हमारे गांव का नाम रोशन हो गया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखना, वह तुम्हारी दुकान पर जरूर आएगा, क्योंकि वह तो शहर का छोरा है, उसको तो पिज्जा खाना बहुत ही पसंद होगा। तेरा एक और ग्राहक बढ़ गया। हाँ, यह तो तू सही कह रही है। और इसके बाद सीमा वहाँ से चली गई। अरे यह क्या हो गया? गांव में एक शहर का लड़का आ गया है। अगर वह भी दुकान पर आया तो उसे पता लग जाएगा कि मैं कैसे पिज्जा बना रही हूँ, जिससे मेरी सारी पोल खुल जाएगी। मुझे कुछ दिनों तक फिर से सही से पिज्जा बनाना चाहिए। और यह कहकर वह अपने घर चली गई। आज उसने अपनी दुकान बहुत ही जल्दी बंद कर दी थी, जिस वजह से रामू को हैरानी हो गई। अरे क्या हुआ, आज तुम दुकान बहुत जल्दी बंद करके आ गई? सामान खत्म हो गए क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे गांव में घनश्याम का लड़का विनोद, वह शहर से पढ़कर आया है। आपको तो पता ही है कि शहरी लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं। अगर उसने मेरा पिज्जा खाया तो उसे पता चल जाएगा कि हम पिज्जा कैसे बनाते हैं। हाँ हाँ, यह तो तू बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो, कुछ ही दिनों की बात है, वैसे भी हमारे पास बहुत रुपया आ चुका है। इतने दिन में हम कुछ और कर लेते हैं। कुछ दिनों के लिए वे लोग अपनी दुकान बंद कर देते हैं। विनोद वापस शहर चला जाता है पढ़ाई करने। एक दिन अचानक बिमला की दुकान पर विनोद आया और उसने कहा, काकी एक पिज्जा तो देना, मैंने सुना है बहुत अच्छा पिज्जा बनाती हो। अरे विनोद, तुम यहाँ पर? तुम यहाँ कैसे? तुम तो शहर चले गए थे ना? काकी मैं तो गांव में ही था, बस कुछ दिनों के लिए गया था, पर अब वापस आ गया हूँ।
क्या आपको नहीं पता चला? नहीं, मुझे नहीं पता लगा। पर आप इतनी घबराई क्यों लग रही हैं, जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। चलो तेरे लिए मैं एक बढ़िया सा पिज्जा बना देती हूँ। और यह कहकर उसने विनोद को एक पिज्जा बना कर दिया। उसने पिज्जा खाकर बिमला की बहुत ही तारीफ की। अब रोज विनोद उसकी दुकान पर पिज्जा खाता था। लेकिन एक दिन की बात है, जब विनोद पिज्जा उसकी दुकान पर खा रहा था तो उसने देखा कि उसके बगल में राजू खड़ा था। वह भी पिज्जा खा रहा था, पर राजू का पिज्जा और उसका पिज्जा काफी अलग था। यह देखकर वह काफी हैरान हुआ और उसने कहा, काकी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा और इनका पिज्जा काफी अलग है? अरे यह तुम कैसे बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लगता है तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है। नहीं नहीं काकी, मैं देख रहा हूँ, मेरा पिज्जा सबसे अच्छा होता है, जबकि इन लोगों का पिज्जा उतना अच्छा नहीं होता। आखिर ऐसा क्या बात है? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो सब पिज्जा एक जैसा ही बनाती हूँ। यह सुनकर विनोद वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे बिमला पर शक हुआ कि दाल में कुछ तो काला है। कुछ समय के बाद उसकी दुकान पर एक आदमी आया और उसने बिमला से कहा, अरे भाभी जी, एक पिज्जा तो देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। यह कहकर बिमला ने उसे पिज्जा दिया। उस आदमी ने पिज्जा खाया और बिमला से कहा, अरे भाभी, मुझे पिज्जा कुछ सही नहीं लग रहा। क्या आपने इसमें पूरा सामान नहीं डाला है क्या? अरे ये कैसे बातें कर रहे हो? जैसे पिज्जा बनता है वैसे ही तो बनाया है, पर मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की। सबको पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। वो तो लगेगा ही, क्योंकि यह तो ठहरे गाँव के लोग और मैं शहर का लड़का। क्योंकि आपने इस पिज्जा में ना तो चीज डाली और ना ही पनीर, बस आपने इसमें टमाटर और प्याज डाल दिया है और इसमें कुछ नहीं डाला जो पिज्जा में होता है। आपने बस एक रोटी के ऊपर सॉस लगाकर दे दिया है। यह सुनकर बिमला काफी परेशान हो गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसे ही पिज्जा होता है। आप जाइए यहाँ से, मेरा वक्त खराब मत करिए। वैसे भी मेरी दुकानदारी का समय है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ठीक है, आता हूँ। और यह कहकर वह वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद विनोद वहाँ पर आया और उसने बिमला से पिज्जा मांगा। बिमला ने उसे पिज्जा दिया। विनोद ने उसे खाकर कहा, अरे काकी, अभी तो आपने वह कौन सा पिज्जा दिया था? वह काफी अलग था, पर यह तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा कैसे? तुम क्या कह रहे हो? अभी मैंने तुम्हें पिज्जा कहाँ दिया? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने मुझे दिया था। वह तो बिल्कुल अलग था, ऐसा लग रहा था मानो रोटी ही रोटी है। यह सुनकर बिमला काफी हैरान हुई। बिमला को हैरान देखकर विनोद ने उससे कहा, हैरान मत होइए, वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं ही भेष बदल कर आया था, क्योंकि मुझे आपकी पिज्जा पर शक था। आप पिज्जा में कुछ गड़बड़ कर रही हैं। अपना शक दूर करने के लिए मैं भेष बदल कर आया था। फिर मुझे पता लग गया कि आप सबको ऐसे ही पिज्जा बनाकर देती हैं। आप उसमें कुछ भी नहीं डालती जो पिज्जा में होना चाहिए। आप गांव वालों को बेवकूफ बना रही हैं। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है काकी जी। आप इतने पैसे बचाकर कहाँ ले जाएंगी? अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है काकी, मैंने देखा है आप पिज्जा के सामान में कम लागत लगाती हो, जिससे आपको ज्यादा मुनाफा होता है। आखिर आप तो दुकानदार हैं, आप इतनी कंजूसी क्यों दिखाती हैं? यदि आप इतनी कंजूसी दिखाएंगी तो आपकी दुकान ही बंद हो जाएगी। ये ठहरे गांव वाले, इन्हें क्या पता कि पिज्जा क्या होता है। आप जैसा उन्हें देती हैं वो वैसा ही खा लेते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं सभी को अच्छा पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी, पर तुम यह बात किसी को मत बताना। नहीं काकी, आपकी सच्चाई सबके सामने आनी ही चाहिए, क्योंकि आपने अब तक लोगों को बेवकूफ बनाया है और आपने अपनी जेब भरी है। उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि उन्हें जितने पैसे दिए उतने का उन्होंने पिज्जा ही नहीं खाया। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, इससे मेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। बिमला के ज्यादा गिड़गिड़ाने पर विनोद मान जाता है और उससे कहता है, अगर आपने आगे से ऐसा कुछ भी किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और वह फिर वहाँ से चला जाता है। बिमला आगे से अच्छा पिज्जा बनाकर बेचना शुरू कर देती है।